राधे राधे सभी को, कैसे हो सारे। तो देखो, अभी तक हमने मेन मेन तो सब कुछ पढ़ लिया है इस चैप्टर का, जो मुख्य था इस चैप्टर की चीजें। तो अब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे और हो सकता है चैप्टर फिनिश भी मैं कर दूंगा, ठीक है। देखो, अब हमने पिछले बार पढ़ लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे हम लगाते हैं। एक बार मैं उसको हल्का सा रिवीजन करवाता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले तो हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की। सबसे पहले लेक्चर में तुम्हें इंट्रोडक्शन कराया था कि बिजली क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ पे यूज आती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, करंट बनता कैसे है, ये सब मैंने तुम्हें बता दिया था। उसके बाद मैंने तुम्हें एक लॉ बताया था, कौन सा लॉ बताया था? ओम्स लॉ बताया था, जिसका कहना क्या था कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस उसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। अब करंट क्या है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वो होता है हमारा करंट। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जो रेजिस्ट करता है किसको? करंट को। जो रेजिस्ट करेगा करंट को, रेजिस्ट मतलब जो अपोज करेगा करंट को। और वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है धक्का देने वाले आइटम, जो धक्का देती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ताकि वो फ्लो करें, क्योंकि जब वो फ्लो करेंगे तो हमारे कंडक्टर के अंदर करंट बहेगा। इतना हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि हम रेजिस्टेंस को कैसे कैसे लगा सकते हैं। मैंने क्या बताया था? रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। क्या क्या? सीरीज और पैरेलल। और साथ में अगर इन दोनों को हम मिक्स कर दें तो हम उसको कहते हैं मिक्स सर्किट्स। अब सीरीज सर्किट में मैंने क्या बताया था? सीरीज सर्किट्स में इस तरीके से हमारे रेजिस्टर्स लगे होते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब ये तीनों, अब देखो कुछ लोगों को ना कंफ्यूजन होता है कि भैया पता कैसे चलेगा कि सीरीज है या पैरेलल है। हो जाता है नहीं पता लगता कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में। तो क्या करूं? बैटरी दिखती है तुम्हें, बैटरी से करंट बहाना शुरू कर दो, बहाना शुरू कर दो, बह रहा है बह रहा है बह रहा है बह रहा है बह रहा है। और अगर करंट बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है हर रेजिस्टर के अंदर, तो वो सीरीज में। अगर वो करंट कहीं पे भी डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, कहीं पे भी बढ़ जाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये एक पैरेलल सर्किट है, ठीक है। इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि अगर सीरीज सर्किट हो तो सीधा R1 R2 Rn जितने भी रेजिस्टर्स हो उनके रेजिस्टेंस को हमें प्लस कर देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एक न्यूमेरिकल भी करवाया था। इसमें भी क्या किया, हमने तीनों रेजिस्टेंस को प्लस कर दिया क्योंकि ये सीरीज के अंदर थे। उसके बाद आती है हमारे पास पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में देखो, यहाँ से हमने करंट बहा 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 बहा, यहाँ तक आ गया। अब देखो यहाँ पे करंट के पास कोई पता नहीं लग रहा, इधर जाऊं या इधर जाऊं, नहीं पता लग रहा ना। तो यहाँ पे करंट हमारा बटेगा, और जहां करंट बटेगा वो है सर्किट पैरेलल का। और ये तीनों जो सर्किट, ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, ये होते हैं पैरेलल के अंदर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/टोटल रेजिस्टेंस। जितना भी टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा? 1/R1 प्लस 1/R2, अप टू जितने भी रेजिस्टेंस हमारे उसमें लगे हुए हैं सर्किट के अंदर। ये देखो, इसका मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल भी कराया था, ये तुम देख सकते हो। अब देखो, उसके बाद इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें हीटिंग इफेक्ट के बता, अच्छा आज का टॉपिक है ये, इंट्रोडक्शन टू हीटिंग इफेक्ट। अब देखो, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जो करंट होता है एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिससे हीट यानी गर्मी निकलती है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट देखो, इलेक्ट्रिक करंट एंड एनर्जी। अब बैटरी और सेल प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू केमिकल रिएक्शंस। एक जो बैटरी है, बैटरी के अंदर रियल में कोई इंसान थोड़ी बैठा है धक्का देने के लिए। उस बैटरी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिन केमिकल रिएक्शंस से एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ताकत देती है ताकि वो फ्लो कर सके किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। जो क्या करती हैं? क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट डिराइव्स करंट थ्रू द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने क्या कहा कि एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी, दूसरी तरफ की पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज के बीच का डिफरेंस होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब मैंने तुम्हें बता दिया था। अब आता है एनर्जी। सम एनर्जी यूज फॉर वर्क एंड द रेस्ट कन्वर्टेड इनटू हीट। इसका क्या मतलब है? जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उसमें हम जितनी पावर देते हैं या जितनी इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जितनी एनर्जी हम उसके अंदर देते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी हमें वापस नहीं मिलती है। लेकिन भैया हमने तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था कि एनर्जी ना क्रिएट कर सकती ना डिस्ट्रॉय कर सकते, और वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ जा रही है? यार एनर्जी कहीं नहीं जा रही। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, वो तुम्हें क्या दे रहा है? हवा दे रहा है। लेकिन अब अब चलते हुए पंखे को रोक बंद करो, उसके बीच में हल्का सा छू के देखो, गर्म हो जाता है। तो कुछ एनर्जी जो है वो हीट के तौर पे बाहर निकल गया। जैसे कि बल्ब में भी ये होता है, बल्ब हमें लाइट देता है लेकिन बल्ब गर्म हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ऐसे तुम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ले लो जो कि ये काम करती है। अब ये कहोगे तुम लोग कि भाई फ्रिज तो ठंडा कर देता है, फ्रिज तो नहीं होता गर्म। होता है फ्रिज भी गर्म। फ्रिज के पीछे से टच करके देखो, मजा आ जाएगा तुमको।
वो भी एकदम गर्म हो जाता है। इसलिए सारे इलेक्ट्रिकल सब अप्लायंसेस यही होते हैं। ठीक है। अब एक ये भी दिमाग में आता है कि हीटर जो है, हीटर तो हीट ही करता है। तो देखो, इसमें तुम अलग तरीके से देखते हो, क्योंकि हीटर के अंदर तुम्हारे फैन भी तो लग रहे हैं। अब जो कुछ एनर्जी आ रही है वो हीट को बाहर फेंकने में आ रही है, और वो हीट जो है वो इलेक्ट्रिकल रोड्स को भी हीट कर रही है। तुम्हारे जिस वायर में वो करंट बह रहा है वो भी हीट हो रहा है। कुछ तुम हीट किसको करना चाह रहे हो? तुम सिर्फ उन रॉड्स को हीट करना चाह रहे हो जिससे तुम्हें गर्मी मिले। उसके अंदर के सारे अप्लायंसेस को तुम हीट नहीं करना चाह रहे। इसलिए वो जो एनर्जी है वो हीट में वहां पे वेस्ट हो रही है। ठीक है। अब देखो, इसमें भी एग्जांपल दे रखे हैं कि आयरन वगैरह, आयरन अपनी प्रेस को कहते हैं। ठीक है। अब देखो, अब आता है हमारे पास जूल लॉ। जूल ने क्या कहा कि हीट प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो भी हीट बढ़ेगी। मतलब बल्ब है, बल्ब जला रखा है, अगर एकदम से तेज वोल्ट आ जाएगी बल्ब ज्यादा हीट अप करेगा। ठीक है। अब अगर बल्ब जितनी देर तक जलता रहेगा वो उतनी ज्यादा गर्म हो जाएगा। होता है ना। तभी मान लो तुमने टीवी चला रखा है पूरा दिन, तुम्हारी मम्मी क्या कहती है कि टीवी को बंद कर दो, टीवी गर्म हो रहा होगा। हो रहा होगा क्योंकि बहुत देर से वो टीवी चल रहा है, तो वो गर्म होगा, और हो सकता है वो खराब हो जाए तुम ज्यादा टाइम तक चलाते रहो तो। ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई क्यों नहीं कहा हमने, आई स्क्वायर क्यों कहा? अब देखो यार, ये साइंटिस्ट जो होते हैं ना, साइंटिस्ट वो ग्राफ प्लॉट करते हैं, और अपनी जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, उससे इनको आइडिया लगता है कि वो प्रोपोर्शनैलिटी हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। कि हीट को हम आई स्क्वायर के करेंगे, आई क्यूब करें, आई करें, क्या करेंगे, वो उनके एक्सपेरिमेंट से आता है। ये कोई परी का सपना नहीं आया था उनको कि आई स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है। ये सब मैथमेटिक्स होती है, सब कैलकुलेशन होता है। अब जब हमें पता चल गया कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, आर के और टी के, तो कॉमन सी बात है, हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे और अपना एक फॉर्मूला बना देंगे। क्या फॉर्मूला बना देंगे? एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। हीट जो होती है वो आई स्क्वायर आर टी के इक्वल होती है। अब ये क्या है, आई आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर, ये अपना था ओम्स लॉ। अब अगर मैं आई की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर टी। और मैं चाहूं, हमारे पास तीन रिलेशन बन रहे थे ना ओम्स लॉ से भी। कौन कौन से? वी इक्वल्स टू आई आर, आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर इज इक्वल्स टू वी बाय आई। ये तीन रिलेशन बन रहे थे ना, ये वैल्यूज पुट करते जाओ इस फॉर्मूले में। पहले आई की वैल्यू पुट कर दो, फिर आर की वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हें तीन रिलेशन मिल जाएंगे। कौन से तीन मिल जाएंगे? एक वोल्टेज और करंट के बीच में, एक रेजिस्टेंस और करंट के बीच में, एक करंट और वोल्टेज के बीच में। ठीक है। तो तीन फॉर्मूले मिल जाएंगे। अब वो तुम्हें नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने आगे दे रखा है कि क्या मिलेंगे फॉर्मूले। अब देखो, ये फॉर्मूले हैं इसके अंदर के कि क्या है कैसे है। और भी मैंने इसमें तो दो ही लिखे हुए हैं, मैंने तीनों के तीनों फॉर्मूले आगे एक और साइड में अटैच कर रखे हैं। अब देखो, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है जूल्स लॉ का। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट रेट ऑफ 840 वोल्ट, वो सॉरी वाट। डब्ल्यू को हम वॉट कहते हैं, ये किसकी एनर्जी की यूनिट होती है। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। ठीक है। मतलब एक आयरन है, मतलब इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब हमारी प्रेस है, जो कि 840 वोल्ट वॉट की एनर्जी कंज्यूम करती है जब उन्हें उसे हम मैक्सिमम रेट पे चलाते हैं। और 360 वॉट कब करती है कंज्यूम? जब हम उसको हम मिनिमम उस पे चलाते हैं। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू वी आई। ये कैसे निकला? ये देखो, यहाँ पे हमें फॉर्मूला देखना है, P इज इक्वल टू वी आई, इनपुट पावर का ही फॉर्मूला है अपना। ये भी ऐसे निकल जाते हैं। अब जैसे हीट जो होती है, अब जब तुम हीट निकालते हो तो उसमें टाइम का वो आता है यूनिट, लेकिन पावर के अंदर नहीं आती। अभी मैं आगे एक और स्लाइड है उसमें मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा कि पावर क्या होती है। बस ये मान के चलो कि अगर तुम्हारी एनर्जी आती है, एनर्जी के अंदर तुम्हारा टाइम जुड़ेगा, और पावर के अंदर तुम्हारा टाइम नहीं जुड़ेगा। बाकी फॉर्मूले बिल्कुल सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पे तुमने फॉर्मूला क्या रखा, P इक्वल टू वी आई। अगर तुम्हारे यहाँ एनर्जी की बात आ जाती तो तुम क्या लिखते, वी आई टी। एनर्जी मतलब हीट। ठीक है। हीट की बात आ जाती तो हम क्या करते थे, वी आई टी। अगर हम पावर लिखना है तो हम उसको लिखेंगे आई स्क्वायर आर। अगर हम हीट लिख रहे हैं तो उसको हम लिख देंगे आई स्क्वायर आर टी। मतलब टाइम जुड़ जाएगा हीट के केस में। तो देखो, अब व्हेन हीटिंग इज मैक्सिमम रेट, जब मैक्सिमम पे होगी P इक्वल्स टू वी आई, तो करंट कितना हो जाएगा, आई इक्वल्स टू पी वाई वी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। अब पावर कितनी है हमारी, 840 वॉट। ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है 840 वॉट है, और वोल्टेज तो सेम ही रहेगी, वोल्टेज तो किसी केस में चेंज नहीं होगी। तो वोल्टेज 840 अपॉन 220, तो यहाँ पे हमारा सॉल्व करके ये करंट निकल जाएगा।
एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक। अब ये रेजिस्टेंस कैसे निकाला, ये हमने कौन सा लॉ लगाया है, ये हमने लगाया है ओम्स लॉ। ठीक है, सिर्फ यही दो लॉ लगते रहेंगे। ये कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, अगर ये आते हैं तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हमने ओम्स लॉ लगाया और ओम्स लॉ लगा के हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। बिल्कुल डिट्टो सेम केस है अगले वाला। अगले वाले केस में क्या है, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, हीटिंग मिनिमम है, मतलब करंट जो है वो 360 वॉट है। यहाँ पे दे रखा है ना कि जब मिनिमम पे चलेगा तो वो 360 होगा, और जो वोल्टेज होगी वो 220 वोल्ट, और इसका हमने करंट निकाल दिया। उसके बाद हमने दोबारा क्या लगाया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगा के आर इज टू वी बाई आई, क्यों, क्योंकि वी इक्वल्स टू आई आर, तो आर क्या हो जाएगा, वी बाई आई। अब तक तो मैं इतनी बार बोल चुका, ये तुम्हें रट गया होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 जे का मतलब होता है जूल। ठीक है, 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। ठीक है, एक रेजिस्टर है जो कि 4 ओम का है, और हर सेकंड उसमें 100 जूल की एनर्जी जा रही है, तो मेरे को उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस माने कि वी मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या मैंने तुम्हें बताया था, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बताया था। तो जब तुम उसको कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट एच बाई आर टी। क्यों, अरे देखो ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर और एच बाई आर टी। आर टी को उधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, एच इज टू आई स्क्वायर आर टी। बस उसी को उल्टाया है। अभी इतनी तो यार मैथ्स आनी चाहिए कि तुम फॉर्मूले को बदल सको, वरना तो तुम फिर फॉर्मूले रटते रह जाओगे। एक ही फॉर्मूले को तुम्हें अलग अलग फॉर्म्स में याद करने की जरूरत नहीं है। इतनी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सीख लो नहीं आती तो, और उसके बाद ये फॉर्मूले अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक है, अब हमें करंट निकालना है। पहले करंट निकाला, हीट एच हमें दे रखी है कितनी, 100 जूल की, आर हमें दे रखा है 4 ओम का, और टाइम कितना है 1 सेकंड का। तो 100/4 कितना आ गया, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। अब हम पे करंट है और हम पे रेजिस्टेंस है, हमें वोल्टेज निकालनी है। हमारे पास एक महामंत्र है, कौन सा, ओम्स लॉ। वी इक्वल्स टू आई आर लगा दिया, हमारी क्या निकल गई, वोल्टेज। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स हीटिंग। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, यार वही एप्लीकेशंस हैं जो होती हैं कि हीट हीट का जो यूज होता है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर। जैसे हीट जनरेशन इन कंडक्टर इज नेचुरल रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने तो बता दिया कि किसी कंडक्टर से करंट बहेगा, कंडक्टर गर्म हो जाएगा। कैन इंक्रीज कंपोनेंट टेम्परेचर ऑल्टरिंग देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि ये कुछ जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं या फिर जो भी हमारे डिवाइस है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, वो खराब हो सकता है। ठीक है, हीटिंग डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, ओवन, केटल, हीटर, और अब तो इंडक्शन है नहीं। और लाइटिंग में इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट्स आर यूज हीटिंग टू एमिट लाइट। फिलामेंट वो होता है वो जो यूं गोल गोल सा बना हुआ होता है ना, हार्ट शेप टाइप का। बल्ब के अंदर देखा होगा तुमने, जो ट्रांसपेरेंट वाले पहले बल्ब आते थे, उसमें होता था एक छोटा सा फिलामेंट होता था, जो कि एकदम गर्म हो जाता है और फिर वो जलता है, तो उससे हमें बल्ब जलता हुआ दिखता है। अगर तुम कभी यूट्यूब पे देखोगे तो उस लोग क्या करते हैं, ऊपर का ना वो शेल निकाल देते हैं बल्ब का, और उसके ऊपर जो फिलामेंट है, जब उसमें लाइट जलाते हैं ना, वो फट से एकदम फटता है। क्यों फटता है, क्योंकि उसके अंदर एक गैस भरी हुई होती है, इनर्ट गैस भरी हुई होती है, जिसकी वजह से वो लाइट हमें दिखती है, वो करंट हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब मटेरियल किस मटेरियल से बना होता है, टंगस्टन से। टंगस्टन से क्यों बना होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई मटेरियल मेल्ट होना शुरू होता है उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका देखो कितना है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और ये इसके थोड़ा सा बता रखा है कि क्या कैसे होता है। अब देखो, फ्यूज एज सेफ्टी डिवाइस। अब फ्यूज क्या होता है, फ्यूज तो यार तुम लोगों ने अपने घरों में देखे होंगे, जो अपना स्विच बोर्ड लगे होते हैं, स्विच बोर्ड के ऊपर कभी अगर तुम्हारे पापा कभी बिजली का कुछ काम कर रहे हो, जैसे घर में ठीक कर कुछ कैपेसिटर वगैरह बदलना होता है, तो हर कोई नहीं बुलाता कि हमेशा इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया, तो छोटे मोटे काम होते हैं, तो उसके लिए पता है क्या करते हैं, सबसे पहले फ्यूज निकालते हैं। फ्यूज क्या करता है, क्योंकि फ्यूज इस चीज के लिए होता है ताकि हमारी सेफ्टी के लिए होता है, कि अगर कभी वोल्टेज वगैरह कुछ ज्यादा आ रही है, तो फ्यूज जो है वो हमारे अप्लायंसेस खराब होने से हमारी बचा लेगा, हमारी रक्षा करेगा, कभी घर में आग भूख लग जाए। इसलिए फ्यूज, इसलिए हम फ्यूज निकालते हैं जिससे लाइट चली जाती है, उसे हम कहते हैं फ्यूज। अब प्रिवेंट्स डैमेज फ्रॉम एक्सेसिव करंट बाय ब्रेकिंग द सर्किट। मतलब कि फ्यूज, जैसे करंट बह रहा है बहुत, अगर मान लो बहुत ज्यादा करंट आ रहा है ना, उसकी एक लिमिट होती है कि इतनी लिमिट तक अगर करंट आ रहा है तो वो बहने देगा। लेकिन जैसे वो लिमिट पार हो जाती है ना, सर्किट ब्रेक कर देता है वो। सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट पास ही नहीं होगा। इससे तुम्हारी सेफ्टी बन जाती है। इसका डिजाइन और फंक्शन ये दे रखा है,
मेड ऑफ मेटल्स या अलॉयज। अलॉयज तो तुम्हें पता होगा ना, अलॉयज वो होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स, मतलब सॉरी सॉरी मेटल्स नॉन मेटल्स नहीं, वो तो मेटलॉइड होते हैं। अलॉयज मतलब मल्टीपल मेटल्स को मिला के हम जो मटेरियल बनाते हैं उसको हम अलॉय कहते हैं। विद स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट, अपने हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट, उसका कुछ खास मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके अकॉर्डिंग। ऑपरेशन, एक्सेसिव करंट हीट्स एंड मेल्ट्स द फ्यूज वायर ब्रेकिंग द सर्किट्स। आगे ना कि वो जो वायर है वो एक पर्टिकुलर करंट ही झेल सकती है, उसके बाद वो मेल्ट कर जाती है, वो मेल्ट कर जाएगी तो अपना सर्किट टूट जाएगा, सर्किट टूट जाएगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है। बाकी क्या है, इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि उसके फ्यूज की रेटिंग कितनी होती है और उसकी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी बहुत दे रखी है। अब देखो, अब आता है पावर। मैं तुम्हें कह रहा था ना, मैं तुम्हें थोड़ा और बताऊंगा पावर के बारे में। पावर क्या है? पावर द रेट ऑफ विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब कोई डिवाइस कितनी एनर्जी कंज्यूम कर पा रहा है उसे हम उसकी पावर कहेंगे। टाइम की लिमिट नहीं है। ठीक है। अब हाँ, तो मैंने तुम्हें कहा था कि जैसे मैं तुम्हें पावर बताऊंगा कि पावर क्या होती है और डिटेल में बताऊंगा। तो पावर इज द रेट ऑफ विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम, मतलब वो रेट जिस पे कोई काम हो रहा है या फिर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कोई हमारा एलिमेंट जो है वो कितना काम कर रहा है, एलिमेंट मतलब वो कंपोनेंट, वो डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कितना वर्क कर रहा है या फिर कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, उसे हम कहते हैं उसकी पावर। और इलेक्ट्रिक पावर क्या है? द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन अ सर्किट। इसका मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है या डिसिपेट कर रहा है, मतलब निकाल रहा है, उसे हम कहेंगे उसकी इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, इसके मैंने तीनों फॉर्मूले लिख लिए हैं। पहला मेन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू वी आई। इसमें ओम्स लॉ यूज करोगे तो ये दोनों फॉर्मूले आ जाएंगे। दोनों फॉर्मूले कैसे आ जाएंगे? V इक्वल्स टू क्या होता है? V इक्वल्स टू होता है आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इंटू आई क्या हो गया? आई स्क्वायर, और R तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये आई स्क्वायर आ रहे हैं, अब I की जगह अगर मैं V बाय आर पुट कर दूं, ओम्स लॉ से पता है ना I इक्वल्स टू वी बाय आर, तो यहाँ पे मैंने वी बाय आर पुट कर दिया आई की जगह, तो ये क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर आर अपॉन में आर स्क्वायर। तो एक आर से नीचे वाला आर कट जाएगा, तो ये बन जाएगा अपना वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है। यूनिट क्या होती है पावर की? यूनिट होती है पावर की 1 वोल्ट एम्पियर या फिर वॉट। ठीक है। वोल्ट एम्पियर को हम कहते हैं वॉट। पावर कंज्यूम्ड बाय डिवाइस विद 1 एम्पियर करंट एंड 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस। किसी डिवाइस जो कि पावर कंज्यूम करता है 1 एम्पियर करंट और 1 वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस पे, उसे हम कहते हैं 1 वॉट की पावर। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी मैंने अलग अलग यूनिट्स दे रखी हैं, जैसे किलोवाट। किलो का तुम्हें पता है ना, 10 की पावर 3 या फिर 1000, वो होता है किलो। अब वॉट आवर वगैरह, वॉट आवर मतलब कि 1000, मतलब अपना नॉर्मल 1 वाट, और आर मतलब 1 आवर। अब इसको सेकंड्स में करना चाहो, मिनट्स में करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, ये तुम कन्वर्जन कर सकते हो, और यहाँ पे लिखे भी हुए हैं जो मेन मेन होते हैं। ठीक है। अब देखो, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल सिंपल से। An electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.5 ampere. What is the power of bulb? ठीक है, ये सिंपल है। पावर का फॉर्मूला क्या है? V इंटू आई। V दे रखा है और I दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो यार, जब भी 0.5 दे रखा हो ना, क्या करूं, जो भी 0.5 के साथ मल्टीप्लाई में दे रखा है उसका हाफ कर दो। खैर ये कोई जादू नहीं बता रहा मैं, ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट हटाओगे तो अपॉन में 10 लग जाएगा, फिर 5 1/2 हो जाएगा, वही वाली बात पड़ेगी, कोई जादू नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल सी बात है कि जैसे तुम्हें 0.5 दिखे, जो भी उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है उसका हाफ कर दो, तो 220 का हाफ कितना हो गया? 110 वाट्स। ठीक है। यूनिट, यूनिट ध्यान रखनी है। ठीक है। सारी यूनिट्स एकदम लिख के आनी है, बिल्कुल ध्यान से। और कई बार होता है कि न्यूमेरिकल्स में ना समझ नहीं आता कि ये किस चीज की वैल्यू दे रखी है, वो चीज समझने के लिए भी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे मान लो किसी ने दे दिया कि यार एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि कनेक्टेड विद 220 वोल्ट जनरेटर। अब हो सकता है कि 220 की चीज की वैल्यू कुछ लोगों को ना समझ में आए, हो सकता है। तो तुम देखो, ये V मतलब वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है। A दे रखा होता है, इसका मतलब क्या है? इतना करंट की बात कर रखी है। ठीक है। अब देखो, एक और क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर है जिसको हम 8 घंटे हर दिन चलाते हैं। वट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट 30 days एट ₹3 पर किलोवाट आवर। ठीक है। मतलब 8 घंटे चलता है हर दिन, 400 वाट का वो। तो क्या करना है? सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि कितना, कितनी इसकी वो बनती है एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हो गई? 400 वाट करता है, कितनी देर चलता है? 8 घंटे चलता है पर डे। और कितने दिन तक चलना है? 30 दिन तक। पहले इसको मल्टीप्लाई करके मैंने निकाल दिया कि 96 किलोवाट पर आवर की इसकी एनर्जी है। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है। जब ये एनर्जी आ गई तो एक दिन की, क्या नाम है, 30 दिन की है। ठीक है।
30 दिन की है। अब क्या नाम है, एक दिन के कितने रुपए हैं? 3 रुपए। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 3 से। 3 से जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 288। ठीक है, करो, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली बार अगला चैप्टर करेंगे। चलो बाय बाय।